आपातकाल देश के इतिहास का वो काला अध्याय जिसने एक लोकतांत्रिक देश के इतिहास पर एक स्याह दाग छोड़ दिया। आपातकाल को लगे 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आपातकाल के विरोध की गूंज उस दौर में पूरे देश के साथ ही रीवा में भी सुनाई दी थी, जब यहां इंदिरा सरकार के विरुद्ध आवाज उठी थी, जिसकी वजह से कई लोगों को मीसा कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। रीवा में आपातकाल के दौर में स्थिति और हालात कैसे थे, यहां उसका कैसा प्रभाव था, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। 25 जून 1975 को आधी रात के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में विदेशी दखल के माध्यम से होने वाली आंतरिक अशांति का हवाला देकर देश में आपातकाल लगाया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं इसका प्रमुख कारण इंदिरा गांधी द्वारा अपनी सत्ता को बचाना था। आपातकाल की घोषणा के बाद रीवा में भी स्थानीय प्रशासन की निगरानी में यहां के जनसंघ, समाजवादी पार्टी और जेपी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मीसाबंदी के तहत गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया था। कुछ प्रमुख नेताओं को रासुका के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। कई लोगों को तो रात में घर से गिरफ्तार किया गया। रीवा में स्थित उच्च शिक्षा के संस्थानों में भी छात्र नेताओं की गतिविधियों को लेकर उन पर भारी निगरानी रखी गई और कईयों को गिरफ्तार किया गया। उनके परिजनों को 6 महीने बाद यह खबर लगी कि वे जेल में। रीवा के वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा एक ऐसे ही छात्र थे जिन्हें उस दौर में गिरफ्तार किया गया था, जिस वक्त उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। रीवा में सन्नाटा था, चारों ओर आतंक का और दहशत का माहौल था। लोग एक दूसरे से बोलने में डरते थे कि कहीं हम दूसरा सामने वाला कोई सीआईडी तो नहीं है, कोई इन्फॉर्म तो नहीं कर देगा पुलिस को। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से खुल के बात करने की स्थिति में नहीं था। हमारी जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, हमको हमारे ढकात से, जहाँ मैं विद्यार्थी के रूप में रह रहा था, वहाँ गिरफ्तार किया गया और मेरे साथ मेरी माँ के सामने मारपीट की गई। मेरे कान में इतनी गहरी चोट लगी कि जिससे खून बहने लगा और लगातार वो 4 महीने तक उससे पस बहता रहा और अभी भी उसी बाएं कान के पर्दे में छेद है। और उस मारपीट की वजह से हमको, हमारी स्थिति ये थी कि स्पेशलिस्ट बुलाने के लिए राम लखन सिंह त्योथर के नेता थे, उनको 13 दिन का अनशन करना पड़ा। रामानंद सिंह जी पूर्व विधायक थे, उनको हड़ताल करनी पड़ी। इस तब जाकर के गुलाटी उस समय यहाँ के ईएनटी के हेड थे, स्पेशलिस्ट थे, उनको 4 महीने बाद भेजा, तब जाकर के मेरी चिकित्सा प्रारंभ हुई और 5-7 महीने बाद मैं ठीक हो पाया था। गिरफ्तार लोगों को रीवा की सेंट्रल जेल में रखा गया था। उस दौर के कई किस्से हैं जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सुनाते हैं। वो दौर था जब प्रेस और मीडिया में सेंसरशिप थी, इसलिए स्पष्ट खबरें जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। ऐसी ही एक दिन खबर उड़ी, रीवा के सेंट्रल जेल में समस्त मीसाबंदियों को गोली मार दी गई। बाद में धीरे धीरे यह खबर साफ हुई कि ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि जेल की अव्यवस्था से नाराज समाजवादी नेता कौशल प्रसाद मिश्रा अनशन कर रहे थे। जेल में आए तत्कालीन कलेक्टर धर्मेंद्र नाथ ने उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, जिससे नाराज होकर युवा मीसाबंदियों ने कलेक्टर साहब की जमकर पिटाई कर दी। खिसियाए कलेक्टर साहब ने तब फायरिंग का आदेश दे दिया, लेकिन तब के रीवा एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मीसाबंदियों को कड़ी यातनाएं दी गईं। रात को कंबल परेड निकलवाई गई और उनको दुर्दांत अपराधियों की तरह बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। कईयों को रीवा जेल से बाहर भी शिफ्ट कर दिया गया। वो पढ़ रहे थे संविधान, तो कलेक्टर साहब ने पूछा क्या पढ़ रहे हो वकील साहब, तो उन्होंने कहा जिस संविधान की से सरकार गठित होती है उसको आप लोग कुचल रहे हो, उसमें दी गई सुविधाओं को नहीं दे रहे। कहा क्या नहीं दे रहे? उन्होंने कहा कि हमको A क्लास मिलना चाहिए।
अगर और लोगों को बी क्लास दिया है आपने, तो हम चूंकि अधिवक्ता हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं हम। तो कलेक्टर ने कहा कि देखिए ए क्लास की सुविधा नहीं है, ये सी क्लास तथा स्टेट है, तो बी क्लास की जेल में सुविधा है। जितना कोटा था, कोटा तय होता है, जैसे इस कमरे में जगह है, मान लीजिए कि हम 10 आदमी बैठ सकते हैं, तो 10 आदमी को बैठने की कुर्सी मिल गई। देखिए आदमी आएगा तो क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। तो चूंकि क्लास नहीं था तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट को लिखिए, आप एक क्लास चाहिए तो आपको जबलपुर या भोपाल ले जाएं। कलेक्टर ने कहा मेरे अधिकार में नहीं है, ये लिखिए, मेरे अधिकार में जितना था मैंने दिया, और यहाँ आप सुविधा भोगने नहीं आए हैं। थोड़ा कड़ा बोला, यहाँ आप कैदी हैं, तो जेल के नियम को आपको मानना पड़ेगा। आपको यातना दिया गया है, कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए यातना सहनी पड़ेगी। तो कौशल प्रसाद ने कहा नहीं, क्लास तो आपको देना पड़ेगा। तो जो चंद्रमण सांसद हुए थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, क्लास आप दे के जाइए यहीं। जो विधायक हुए राम लखन सिंह, उन्होंने हाथ पकड़ लिया कलेक्टर के, बिना क्लास दिए आप नहीं जा सकते। उसमें बड़ा धक्का मुक्की हुआ, कलेक्टर भी गिर गए और दूसरे वार्डों से कुछ लोग आके पत्थरबाजी करने लगे। तो कलेक्टर जब पहुंच गया वहां जेल के गेट में, तो उसने ऐसा बुला लिया और ऐसा बुला के कहा कि हर पूरे जेल में जाके लाठीचार्ज करो और जरूरत पड़े तो गोली चलाओ। तत्कालीन एसपी जो घाटे थे, उन्होंने कहा ये लिखित दीजिए, जब तक आप लिखित नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर ने लिखित नहीं दिया, फिर भी उन्होंने 2 वार्डों में लाठीचार्ज कराया, ए में, बी में। बाकी लोगों को जिनके ऊपर, जिनको जेल वाले लिख के देते थे, जैसे कौशल सिंह को लिख के दे दिया तो उनको काल कोठरी में बंद कर दिया, पानी भर दिया तो कदरी हो गई, और लाठीचार्ज भी हुआ। एक जो वहाँ हो गया, लेकिन ये ले जाते थे एक आदमी को, वहाँ लोहार खाना था, तो उसके बेड़ी और हथकड़ी लगाने के बाद मारते थे। तो करीब 100 लोगों को वहाँ माने लाठियों की मार सहनी पड़ी। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने भी इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया था, लेकिन आंखों में हुई परेशानी के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन शास्त्री जी इसके बाद भी आपातकाल के विरुद्ध लगातार सक्रिय रहे। उनका गृह ग्राम सूरा उस दौर में आपातकाल के विरुद्ध कार्य कर रहे लोगों की शरण स्थली थी। शायद ही बहुत कम लोगों को यह बात पता हो, इंदिरा सरकार द्वारा बड़ौदा डायनामाइट केस के मुजरिम बनाए गए जॉर्ज फर्नांडिस ने भी यमुना प्रसाद शास्त्री के गांव वाले घर में महीनों तक इस दौर में शरण ले ली। लिखा तो यही कि शास्त्री जी ने हमको भेजा, हम ही ने पत्र लिखा। शास्त्री जी ने 7-8 लोगों को पत्र लिखा। अब वो पत्र मैं लेके आया था, तो आपातकाल के विरुद्ध थे शास्त्री जी। यहाँ तक कि वो जब इंग्लैंड गए तो बीबीसी में बोले इमरजेंसी के खिलाफ। तो इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी जो गांधी जी लाए थे, सन 42 में गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारतीयों करो, और 47 में देश आज़ाद हो गया। तो भारत की आज़ादी समाप्त हो गई है, लोकतंत्र समाप्त होने से। ये जाके बीबीसी में शास्त्री जी ने इंटरव्यू दिया। तो शास्त्री जी हमेशा आपातकाल के विरोध में रहे, इसीलिए वो चुनाव जीते। जब उनको इंग्लैंड से आए तो परमिशन तो कलेक्टर ने कहा कि मुझे अधिकार नहीं है किसी आदमी को, क्योंकि मेरी भी मां मिल सकती थी, पत्नी तो शादी मैंने किया नहीं था, बाकी कोई किसी से मिल नहीं सकता था। तो शास्त्री जी ने तत्कालीन राज्यपाल को तार भेजा कि आप कलेक्टर को कहो मैं गोवा स्वतंत्रता सेनानी हूँ, मेरी गोवा में एक आंख फूटी है, एक आंख टूटा है, तो जो लोग जेल में हैं उनसे तो हम मिलेंगे, अब आप नहीं मिलने दोगे तो हम जेल का फाटक तोड़वा देंगे, लोगों को लेके जाएंगे, अन्यथा मैं अकेले जाऊंगा, मिलूंगा, और जो हमारे लोग जेल यातना सह रहे हैं उनको हम साहस घास बंधवाएंगे, और उसको देखने के बाद कलेक्टर साहब आपको हम आएंगे और कहेंगे कि जेल में ये जो सुविधा है आप जेल में रखो, जेल से आप छोड़ नहीं सकते हो, सरकार का आदेश है, पर जेल की सुविधाएं और दो। तो शास्त्री जी जेल गए तो गेट में जब मिलने वालों का बहुत पूरा था,
तो फिर जेल वालों ने कहा कि आप हर वार्ड में जाके लोगों से पूछ लीजिए कितने लोगों को हम यहाँ बुलाएं। तो दिन भर शास्त्री जी जेल में लोगों से मिलते रहे। उनको नहीं लगा कि हमें गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो जीवन भर जेल काटा हूं, इसलिए मुझे जेल की चिंता नहीं है, आप कहें तो मैं यहीं रहा आऊंगा। तो इस आपातकाल के समय रीवा से चंद्रमणि त्रिपाठी, राम लखन सिंह, प्रेमलाल मिश्र, मणिराज सिंह, सीता प्रसाद शर्मा, कौशल सिंह, राम लखन शर्मा, बृहस्पति सिंह, जनार्दन मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव समेत हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसाबंदी के तहत गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। आज भी रीवा के पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार उस दौर को याद करते हैं जब लोकतंत्र अचानक तानाशाही में बदल गया। मीसाबंदी का तमगा आज उनके सीने पर गर्व की तरह टंगा हुआ है। मीसाबंदियों के साथ क्या और कैसा व्यवहार किया जाता था, उनका उस दौर में क्या अनुभव था, ये हमने कुछ मीसाबंदी रहे लोगों से जानने की कोशिश की। उस दौर में आप कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई भी न्यूज छाप ही नहीं सकते थे। वहाँ एक ऑफिसर बैठता था हर प्रेस में जो ये चेक करता था कि कौन न्यूज जा रही है, और अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़ है तो वो सेंसर हो जाती थी, रुक जाती थी, वो छपती नहीं थी। तो एक तो सेंसरशिप जो जनता की बात थी, जो राजनेताओं की बात थी, जो विचार थे, वो एकदम ख़त्म कर दिए गए। दूसरी बात, कोई भी जनसभा, आम सभा, विचार वाली गोष्ठी कोई चीज़ हो नहीं सकती थी जिसमें आप अपने मन की बात सरकार के खिलाफ बोल सकें। अगर कोई भी बोलने को तैयार होता भी है तो उसको सीधे मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो उस दौर में फेमस थी, 3 वाक्य, माने कोर्ट की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था, इन 3 वाक्यों से आप समझ सकते हैं, नो वकील, नो अपील, नो दलील। ना आप अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के जुल्म जाति के खिलाफ कोई वकील कर सकते हैं कोर्ट में, ना ही उस वकील के माध्यम से कोई अपील कर सकते हैं, और ना ही अपने पक्ष में कोई दलील दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब न्यायालय समाप्त हो गया हो, प्रेस की अभिव्यक्ति समाप्त हो गई हो सेंसरशिप के कारण, वैचारिक अभिव्यक्ति खत्म हो गई हो मीसा कानून के कारण, जेल में बंद करने के कारण, तो एक प्रकार से पूरा समूचा देश, हम लोग तो एक सीमित जेल में, रीवा की जेल में रहे, और वहाँ पर भी बहुत सारी यातनाएं हुई। 18 सितंबर की एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें कलेक्टर रीवा आए थे सर्वे करने कि मीसाबंदियों को क्या सुविधा है, क्या नहीं, क्या असुविधा है। तो उसमें जब असुविधा बताने के लिए मीसा के साथी लोग, जिसमें रमानिवास शुक्ला, चंद्रमणि त्रिपाठी, रामसिया सिंह, अच्छेलाल सिंह, ये लोग सब, कौशल मिश्रा, इन चारू झा, इन लोगों ने सबने जब समस्याएं बताई तो वहाँ समस्या की बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि यह 18 सितंबर 1975 की घटना है, ऐतिहासिक घटना, कि वहाँ पर ऐसी बात और विवाद हुआ मीसाबंदियों में और कलेक्टर में कि तू मैं हो गई, हाथापाई हो गया, कलेक्टर के पैंट और कमीज़ फट गए, और फिर इसमें वहाँ की जेल की व्यवस्था में पुलिस आ गई बाहर से और लाठीचार्ज हुआ और जेल के अंदर जेल हो गया। तो ये तो हुई हमारे जेल की यातनाएं, और उसमें महीना लगभग ऐसा रहा कि जिसमें हम लोगों को बैरक के अंदर बंद रहना पड़ता रहा 24 घंटा। बाहर से, गेट के बाहर से खाना डाला जाता था, गेट के बाहर से चाय दिया जाता था। तो बहुत ही भीषण स्थिति रही इमरजेंसी में जेल के अंदर। कहा जाता है प्रधानमंत्री भले ही इंदिरा गांधी रही हैं, लेकिन समानांतर सरकार चलती थी संजय गांधी और उनकी चौकड़ी की। उसी दौर में संजय गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षी 5 सूत्री कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन नसबंदी का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। सभी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को नसबंदी का लक्ष्य दिया गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने कई जगह से खबरें आती थीं कि कुंवारे लड़कों की भी जबरन नसबंदी करवा दी जाती थी। इस तरह की खबरों से रीवा भी अछूता नहीं था, जब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई बार लोगों को धोखे से या धमकाकर नसबंदी शिविरों में लाया गया था। यह सब तब तक चलता रहा जब तक इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में करीब 21 महीने बाद आपातकाल को हटा नहीं लिया और देश में आम चुनावों की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद देश ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया
जनता पार्टी की सरकार बनी और लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ। रीवा ने भी इस बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां जनता पार्टी और विपक्षी दलों को व्यापक जन समर्थन मिला। रीवा भले ही देश के नक्शे पर एक छोटा सा शहर हो, लेकिन 1975-77 के उस कठिन काल में इसने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी एक सशक्त आवाज उठाई, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। जब एक अंधे फकीर ने राजा को पराजित कर दिया, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।